इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस एम्पलीफायर, सबट्रैक्टर भी बोलते हैं इस एम्पलीफायर को, और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो प्लीज़ मेरे जो वीडियो है इसको लाइक करना है ना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। चलिए इसको अब आगे बढ़ाते हैं। तो अब सबसे पहली बात है कि जो सबट्रैक्टर का जो सर्किट है उसको पहचानेंगे कैसे। तो पहचानने के लिए अब हम यहाँ पर देखते हैं, दोनों टर्मिनल हैं हमारे पास, एक है इन्वर्टिंग टर्मिनल और एक है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जब वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो आउटपुट जो आता है पॉजिटिव आता है, और जब इन्वर्टिंग टर्मिनल पे कोई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो जो आउटपुट आता है वो नेगेटिव आता है। ठीक है, तो जब दोनों को एक साथ अप्लाई करेंगे तो आउटपुट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आएंगे, है ना। तो दोनों का बेसिकली क्या है, यहाँ पर एक दूसरे को ये सबट्रैक्ट करेंगे। तो कहने का मतलब है जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर नहीं कर रहे क्योंकि बीच में रेसिस्टर नेटवर्क है। ठीक है, तो V1 जो भी वोल्टेज यहाँ पर देंगे तो यहाँ पर जो नेटवर्क बन रहा है इससे वोल्टेज कुछ डिवाइड होके, है ना, स्केल होके यहाँ पर आएगी। तो बेसिकली नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ये वाला पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी वोल्टेज है, ठीक है, और ये वाला जो पूरा R4 और R2 है ये फीडबैक नेटवर्क है ना। तो इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो V2 जो अप्लाई करोगे, V2 तो आप यहीं पर ही अप्लाई करोगे, V2 आप यहाँ पर अप्लाई नहीं करोगे। तो V2 आप इधर अप्लाई कर रहे हो क्योंकि R4 और जो R2 है ना, ये जो नेटवर्क है ये फीडबैक नेटवर्क है, नेगेटिव फीडबैक वाला नेटवर्क है। ठीक है, क्योंकि जो आउटपुट है उसको ये स्केल करने का काम कर रहा है। ठीक है ना। तो जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो यहाँ पर है और जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो यहाँ पर है इस ऑपरेशन एम्पलीफायर का, है ना। तो क्लोज लूप ऑपरेशन एम्पलीफायर का अगर मैं एग्जैक्ट टर्म यूज़ करूँ तो, ठीक है। अगर मैं ओपन लूप बोलूँगा तो ओपन लूप का तो फिर यही है टर्मिनल है ना। इन्वर्टिंग टर्मिनल ये है और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ये है। ठीक है, तो आउटपुट जो सबट्रैक्टर का है, जो मेरा सर्किट है उसका आउटपुट आना चाहिए V1 जो हमारी इन्वर्टिंग टर्मिनल, जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है जो उस पर जो वोल्टेज अप्लाई करी है ना, तो V1 दे रहे हैं यहाँ पर, तो V1 माइनस V2 आना चाहिए आउटपुट। ठीक है, तो इसका जो एक तरह से जो ऑर्डर है वो भी बदला हो सकता है V2 दिया हो और इधर V1 दिया हो, तो V1 V2 तब नहीं होगा, तब हो जाएगा V2 माइनस V1, है ना, क्योंकि V2 जो है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जिसकी वजह से आउटपुट पॉजिटिव आता है तो ये यहाँ पर रहेगा, और V1 जो है ना, इसकी वजह से आउटपुट नेगेटिव आएगा तो उसको माइनस में रखना है। तो इसको चीज़ का बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो पहले केस 1 ले लेते हैं। तो केस 1 में हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ करनी है ना, एक से ज़्यादा इनपुट हैं तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से चीज़ें ईजी हो जाएंगी। ठीक है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का जब यूज़ करेंगे तो सबसे पहला केस 1 क्या बोलता है, केस 1 में हम V2 को अप्लाई करते हैं, है ना, V2 को अप्लाई कर रहे हैं और V1 को सेट इक्वल्स टू 0। ठीक है, V1 को 0 कर दिया। तो V1 को 0 करने का मतलब है इसको हमने ग्राउंड कर दिया। तो अब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं करी हुई है, सिर्फ 2 रेसिस्टर लगे हुए हैं, तो और इसमें कुछ करंट भी फ्लो नहीं हो रहा है ना, जो ये करंट है ये 0 होता है, तो यहाँ पर कोई वोल्टेज इसका मतलब है नहीं। ठीक है, तो वोल्टेज नहीं है तो कहने का मतलब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो है ये ग्राउंड से कनेक्ट है, इस तरह समझ लो। ठीक है, अब ये जो एम्पलीफायर है अब ये किस तरह का हो गया, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट है, जब V2 को अप्लाई करेंगे इसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आएगा उसका नाम देते हैं V01। ठीक है, हाँ जी। तो अब ये एम्पलीफायर आपको इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह लग रहा है या नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह लग रहा है। ठीक है, तो इसको मान लो कि ये जो टर्मिनल है ग्राउंड से कनेक्ट है क्योंकि कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं है और यहाँ पर कोई वोल्टेज R1 और R3 के अक्रॉस कोई डेवलप भी नहीं होगी क्योंकि जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है वो 0 है। ठीक है, तो 0 है। ठीक है, तो ये जो बनेगा ये बनेगा आपका इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो एक्सप्रेशन है ना, माइनस R जो फीडबैक रेसिस्टर है ये वाला, तो R4 डिवाइड बाई R2 मल्टीप्लाई बाई V2 ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा V01। अब आते हैं केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 इधर डिस्कस कर लेते हैं। केस 2 क्या बोल रहा है, केस 2 में हम जो ये वाला जो हमने अप्लाई करा है, ठीक है, तो यहाँ पर V1 को अप्लाई करेंगे, ठीक, और कीप V2 इक्वल्स टू 0 और V2 को हम 0 बना देंगे। तो जब इस V2 को 0 बनाएंगे तो ये वाला हमारा ग्राउंड हो गया। अच्छा, अब V0 की वैल्यू इसको मान लेते हैं कि ये V02 है। ठीक है, अब V02 जो है हमारा
वो क्या आएगा अब उसको देख लेते हैं। तो V1 जो हमने अप्लाई करा है, ठीक है, यहाँ पर कुछ वोल्टेज आएगी इस टर्मिनल पे, तो उसको बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, पहले इसका एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। तो अब ये जो बन गया, अब ये बन गया हमारा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो फार्मूला है 1 + R4 / R2, ठीक है। और यहाँ पर इस टर्मिनल पर जो वोल्टेज है, जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, इसको वोल्टेज को मान लेते हैं VA, तो मल्टीप्लाई बाई VA। तो अब हमें VA को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब VA क्या है, अब इसको कैलकुलेट करना है। तो जैसे कि प्रीवियस हमने कई सारे इस तरह के प्रॉब्लम हैं सोल्व की हैं, है ना। तो यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम है। तो इसमें I है, ये करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो इसको मैं अब डायरेक्ट लिख सकता हूँ। तो VA = तो वोल्टेज एक्रॉस R3। तो वोल्टेज एक्रॉस R3 क्या है, तो R3 की मल्टीप्लाई कर देंगे V1 से और डिवाइड बाई जो टोटल रेसिस्टर है, ठीक है। तो ये है हमारा R1 + R3, ये बनेगा। तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं। अच्छा, तो ये वाला जो टर्म है, ये वाली जो है, ये टर्म है I, है ना। I की R3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वोल्टेज एक्रॉस R3 = VA। तो इसको यहाँ पर 1 + R4 डिवाइड बाई R2 मल्टीप्लाई बाई R3 डिवाइड बाई R1 + R3, ठीक है। इसको पूरे को ब्रैकेट में कर देते हैं, चलो, और मल्टीप्लाई बाई V1, ये हमारा बना, ठीक है। अब जो सुपरपोजिशन जो प्रिंसिपल है वो क्या बोलता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलता है कि अब जो इंडिविजुअल है ना, जब इनपुट अप्लाई करे उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आए, अब उनका क्या करना है, उनका एल्जेब्रिक सम करना है। तो एल्जेब्रिक सम अब V0 = V01 + V02, जो कि आएगा ये यहाँ पर जो दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको क्या कर दिया, R2 डिवाइड बाई R2 कर दिया, तो ये R2 + R4 डिवाइड बाई R2 बन गया, ठीक है। और V1 को इसके साथ ले लिया है, R3 वाले को अलग कर दिया है, ठीक है। बस इतना ही किया और कुछ नहीं किया। अच्छा, जो सबट्रैक्टर सर्किट है उसका काम ये है कि V0 = क्या बनना है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, V1 - V2। तो यहाँ पर V2 के साथ ये दोनों हैं और V1 के साथ तो बहुत सारे रेसिस्टर हैं। तो पहला केस ये बना लेते हैं कि पहले V2 को, इसको = V2 बनाएं, है ना। तो -V2 बनाएं। तो -V2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, R4 और R2 को दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। तो ये मान के चलते हैं कि हम R4 = R2, ठीक है, R कोई वैल्यू ले लेते हैं, R हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, ये वाली जो टर्म है ये बन जाएगी -V2। अब क्योंकि R4 और R2 को इक्वल किया है, तो यहाँ पर जो R4 और R2 जब इन दोनों को इक्वल करेंगे, है ना, R4 और R2 को जब इन दोनों को इक्वल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो एक्सप्रेशन बनेगा हमारा एक इस तरह से बनेगा, R3 R1 + R3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई V1 - V2। अब इस पूरे को क्या करना है ना, अब इसको, ये पूरी जो टर्म है इधर वाली, इस टर्म को बनाना है V1। तो कैसे बनाएं, ठीक है। तो R3 R1 R3, है ना, यहाँ पर है, अगर इनको इक्वल कर दें, R1 को R3 के इक्वल कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 / 2, ठीक है। तो अब इसमें एक और केस आ जाएगा, तो इसको कर देते हैं V1 - V2। कब होगा ये, जब R1 को = R3 = R। तो कहने का मतलब है दोनों अगर कंबाइंड करें तो ये = R4 = R2, ये केस बन गया। तो ये केस है, तो V1 - V2 बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये हो गया सबट्रैक्टर सर्किट, है ना। ये वाला जो एक्सप्रेशन आया है, अब हो सकता है, अब देखो एग्ज़ाम में ये प्रॉब्लम दे दी जाए सिर्फ, है ना, ये सर्किट बना के दे रहा है वो, और इसका बोले कि आउटपुट बताओ, तो इसका आउटपुट आएगा फिर आपको ये एज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। फिर इसको नहीं करना, ये एक्सप्रेशन आप इसको दे दोगे। अगर वो कोई सर्किट नहीं दे रहा है और वो जस्ट ये बोल रहा है कि जो डिफरेंस एम्पलीफायर है ना, उसका एक्सप्रेशन ड्राइव करो, है ना, या सबट्रैक्टर है उसका एक्सप्रेशन ड्राइव करो, तब आपको फिर ये आपको फाइनल आउटपुट जो है आपको ये लाना पड़ेगा, V0 V1 - V2। तो अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, या तो रेसिस्टर अगर अलग अलग लोगे तो इतना सारा है, या सीधा सीधा आपको क्या करना है, सबकी वैल्यू R ले लो, ठीक है। सबकी वैल्यू R ले लोगे तो सारा काम ईजी हो जाएगा, ठीक है। अगर वो सबट्रैक्टर ही बोल रहा है कि बस सिर्फ एक किसी सबट्रैक्टर या डिफरेंस एम्पलीफायर को
के लिए आउटपुट का जो एक्सप्रेशन है उसको ड्राइव करो। तो यहाँ जो ये स्टैंडर्ड सर्किट है तो इसका आउटपुट जो है वो डायरेक्ट V0 इक्वल्स टू V1 माइनस V2 आएगा। ठीक है, अब जैसे केस 1 में लिया तो यहाँ पर R ये PR है ना, तो ये सीधा माइनस V2 आएगा, इस एक्सप्रेशन की फिर ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, और ना इसकी ज़रूरत है, फिर माइनस V2 हो गया। ऐसे ही जब VA निकाल लेंगे, यहाँ पर ये R है ये R है, तो दोनों के अक्रॉस इक्वल वोल्टेज शेयर हो रही है, जो इनपुट पे जो भी अप्लाई की है वो इक्वली डिवाइड हो रही है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, VA इक्वल्स टू सीधा सीधा V1 डिवाइड बाई 2 बना। ठीक है, अच्छा अब जो गेन फैक्टर है ये वाला 1 प्लस ये 1 हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई V1 डिवाइड बाई 2, तो 2 से 2 खत्म हो गया, तो यहाँ पर V1 आ गया सीधा सीधा, है ना। तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हैं, समझना भी है और थोड़ा सा रटना भी है ना। तो रिमेंबर, अंडरस्टैंड और उसके बाद देन अप्लाई, तो ये 3 हमारे लेवल हैं, उनको लेके चलेंगे आगे हम। चलिए अब इसके जो प्रॉब्लम हैं न्यूमेरिकल्स, उनसे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये 5 किलो ओम, 10 किलो ओम, V1 V2 कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो आउटपुट जो आएगा V1 और V2 की टर्म्स में ही आएगा, बाकी सारा रेसिस्टिव नेटवर्क दिया हुआ है। तो वही केस 1 लेना है, तो केस 1 में V1 को अप्लाई करते हैं, V2 को ग्राउंड कर देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मान लेते हैं कि ये V01 है। ठीक है, तो V01 कितना आया, 10 किलो ओम डिवाइड बाई 5 किलो ओम, और क्योंकि ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो माइनस में बनेगा, तो माइनस 2V1 बना। अब दूसरा केस 2 में अब V02 निकालना है। ठीक है, तो V02 में हम क्या कर रहे हैं, इसको ग्राउंड कर रहे हैं और V2 को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है जी, तो V2 को अप्लाई कर रहे हैं तो हमें ये वोल्टेज की ज़रूरत है जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई करी हुई है, तो ये वोल्टेज को मान लेते हैं VA। ठीक है, तो V02 जो बनेगा वो बनेगा हमारा 1 प्लस 2 10K डिवाइड बाई 5K, ये 2 बन जाएगा, तो 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई VA। अब VA को निकाल लो इन टर्म्स ऑफ V2, जो भी इनपुट पे अप्लाई करते हैं वो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप I फ्लो करा लो। ठीक है, तो VA इक्वल्स टू जो बनेगा, सीधा सीधा कर देते हैं, तो VA इक्वल्स टू V2 मल्टीप्लाई बाई 1 किलो ओम डिवाइड बाई इन दोनों का सम 6 किलो ओम, तो 1 किलो ओम ख़त्म हो गया, तो V2 डिवाइड बाई 6 आया। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो V02 बना हमारा वो 3 मल्टीप्लाई बाई V2 डिवाइड बाई 6, इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो ये बनेगा V2 डिवाइड बाई 2। तो V0 जो आएगा, अब इन दोनों को सम कर देते हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो इन दोनों का सम माइनस 2V1 प्लस V2 डिवाइड बाई 2, ये एक्सप्रेशन आया इसका। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये ऊपर वाला जो सर्किट है इसमें आउटपुट का एक्सप्रेशन निकालना है, तो इसको देख के आप समझ गए होंगे, है ना। तो जैसे VI अप्लाई किया हुआ है, तो VI बिल्कुल इस डायरेक्ट टर्मिनल पे अप्लाई किया हुआ है बिना किसी रेसिस्टर के, तो इसका जो एक्सप्रेशन बनेगा वो सीधा डायरेक्ट बन जाएगा, है ना। वो आपको दिया हुआ है 5 मार्क्स में है ये, तो इसको एक्सप्रेशन इसका ड्राइव करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर आप इसको वर्चुअल शॉर्ट वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, यहाँ पर भी VI हो गया, है ना, यानी इस टर्मिनल पर VI वोल्टेज है। ठीक है, यहाँ पर करंट ले लो, फिर एक करंट इधर है RF, है ना, इसको I मान लेते हैं, इसको RF मान लेते हैं, सॉरी IF मान लेते हैं, और फिर उसके बाद KCL अप्लाई करेंगे इस नोड पे, और ये जो आएगा एक्सप्रेशन वो आएगा 1 प्लस RF डिवाइड बाई RI दिया हुआ है, तो RI कर देते हैं इसको मल्टीप्लाई बाई VI, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, इसमें डायरेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर ये रेसिस्टिव नेटवर्क दिया हुआ है, तो इसको फिर उस तरह सोल्व करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब दूसरी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में क्या करना है, अब इसको सोल्व करना है। तो ये भी लास्ट ईयर एग्ज़ाम में आई हुई है। तो यहाँ पर 100K, यहाँ पर भी 100K का है, 20K है ना। तो इसको ओरली भी सोल्व कर सकते हैं, तो एक बार में एक इनपुट दो, इसको ग्राउंड कर देते हैं, तो V01 की वैल्यू कितनी आई, -2 वोल्ट, है ना। अब इसको आप अपना दिमाग लगाओ और बताना कितना आ रहा है, -2 वोल्ट आ रहा है। फिर दूसरा केस, इसको ग्राउंड कर देते हैं, 2 वोल्ट वाले को हटा देते हैं। ठीक है, तो इसको ग्राउंड कर दिया और अब इसको अप्लाई किया, और 20 किलो ओम है, इधर भी 20 किलो ओम है और 1 वोल्ट है,
है ना, दोनों सेम रेसिस्टर हैं तो इक्वली डिवाइड होगी 1 वोल्ट जो है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर जो आएगा 0.5 वोल्ट आएगा। ठीक है, तो मैं V02 को डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 + 1, ये 100K डिवाइड बाई 100K 1 बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 0.5 वोल्ट। तो आउटपुट जो आएगा V01 + V02, तो बना हमारा -1 वोल्ट। ठीक है, ये इसका एक्सप्रेशन आ गया। ये 5 मार्क्स में आया हुआ है लास्ट ईयर एग्ज़ाम में। लास्ट ईयर तो मैं श्योर नहीं हूँ, हाँ बस प्रीवियस ईयर बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये वाली। अब इसको देख रहे हैं यहाँ पर, ये वोल्टेज गेन निकालना है, तो यानी V0 डिवाइड बाई VI अप्लाई किया हुआ है, VI ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अभी तक हम आउटपुट का एक्सप्रेशन निकाल लेते, अब यहाँ पर गेन वाला एक्सप्रेशन निकालना है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा विजिबल नहीं है, इसको विजिबल बना देते हैं। तो ये R1 है और इसको मान लेते हैं कि ये R4 है, इसको मान लेते हैं कि ये फिर 2, इसको 2, चलो 2 ले लेते हैं और इसको R3 ले लेते हैं, है ना। अब इसको ध्यान से देखो, ये एम्पलीफायर कौन सा है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, नॉन इन्वर्टिंग है, या ये सबट्रैक्टर है। तो आप अगर आप देखेंगे कि किस टर्मिनल पे वोल्टेज अप्लाई है, क्या दोनों टर्मिनल पे वोल्टेज अप्लाई है? नहीं है। इन्वर्टिंग टर्मिनल पे ये ग्राउंड से कनेक्ट है, तो कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं है। तो जो वोल्टेज अप्लाई है वो सिर्फ नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वोल्टेज अप्लाई है। ठीक है, तो बस सिंपल क्या करना है, यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर लगाना है ये। तो यहाँ पर जो इसको मैं दे देता हूँ VI- नाम दे देता हूँ इसका। तो VI- जो है वो बनेगा हमारा इक्वल्स टू R3 मल्टीप्लाई बाई VI, है ना, डिवाइड बाई R2, ये R2 है, ये R3, तो R2 + R3 ये वोल्टेज बनी। अब यहाँ पर V0 पे सीधा सीधा V0 इक्वल्स टू जो हमारा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो एक्सप्रेशन है 1 + R4 डिवाइड बाई R1 मल्टीप्लाई बाई VI-। तो VI- हमने कैलकुलेट कर लिया है, इसकी वैल्यू क्या है, R3 डिवाइड बाई R2 + R3 मल्टीप्लाई बाई VI, ये वैल्यू है। V0 डिवाइड बाई VI निकल आएगा, तो ये वाला है, ये वाली टर्म। ठीक है, ये वाली टर्म है V0 डिवाइड बाई VI, यानी वोल्टेज गेन ये निकल गया। 5 मार्क्स में आया हुआ है ये। तो सर्किट को ध्यान से देखना है ना। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये बॉयल स्टेट की प्रॉब्लम है ना। तो ये तो समिंग एम्पलीफायर वाला है, इसको V1 और V2 की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर 40 मिली वोल्ट, यहाँ 20 मिली वोल्ट। ठीक है, RMS है या कुछ भी है, उससे आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो V0 भी जो आएगा वो फिर RMS में ही आएगा। ठीक है ना, तो V0 जो निकल के आएगा उसको फिर वोल्ट ना लिख के आगे भी RMS मेंशन कर देना, या ब्रैकेट में लिख देना RMS वैल्यू। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा डिफरेंस एम्पलीफायर है ना। तो इसको आप सोल्व कर ही लेंगे। तो इसका जो, अब मैं इसको अगर डायरेक्टली लिखूँ तो डायरेक्टली मैं पहले वाले एक्सप्रेशन के लिए लिख देता हूँ, है ना, या इसके लिए लिखता हूँ, चलो इसके लिए लिख देता हूँ पहले। 301 + 2 मल्टीप्लाई बाई 0.5 माइनस ये हो गया हमारा 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, ये बनेगा, तो ये बनेगा 3 1.5 माइनस 4 इक्वल्स टू -2.5। ठीक है, तो ये इसका आउटपुट आएगा। तो इसको आप अपने आप सोल्व कर सकते हैं, और अगर मैं गलत हूँ तो बताना, सही हूँ तो भी कमेंट कर देना। ठीक है, मैंने ज़्यादा ध्यान, ठीक है, उसमें क्या मानना है। ठीक है जी, नेक्स्ट प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में 33 किलो ओम, अच्छा पहले वाला है, इसको देखना है, सेकंड वाले को देखना है। तो पहला वाला क्या है, इन्वर्टिंग है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंड से कनेक्ट है, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वोल्टेज अप्लाई है, तो ये है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो इसका एक्सप्रेशन, इसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आएगा, फिर अब इसको देखना है 2 वाला कौन सा है, इन्वर्टिंग समर है, नॉन इन्वर्टिंग समर है, तो ये इन्वर्टिंग समर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये, इससे कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। ये 18 मिली वोल्ट है, तो इसको 18 मिली वोल्ट लेकर चलना, जैसे यहाँ पर 12 मिली वोल्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका कुछ भी एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है, तो उसको 12 मिली वोल्ट ही मान के चलना है। तो ऐसे नहीं डरना कि इधर AC दिया हुआ है, इधर क्या दिया हुआ है ना, तो ऐसे इस तरह डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 18 मिली वोल्ट है, तो उसको ऐसे ही ट्रीट करना जैसे 12 मिली वोल्ट है ये, ठीक है।
और उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आएगा, ठीक है ना, वो आप इसको जो समिंग एम्पलीफायर, जो इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर है, उससे से आप उसको सोल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, अगर है कोई तो। अब मेरे ख्याल से काफ़ी प्रॉब्लम हो गई हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है जी, और वीडियो कैसे लगी उसके लिए कमेंट करें। चलिए, थैंक यू। फ्रेंड्स के साथ शेयर